नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जाने माने कॉमेडियन कुणाल कामरा पर अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना के तहत केस चलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अर्णब गोस्वामी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर कुछ टिप्पणियां की थी, कुछ ट्वीट किए थे। आज मीडिया वॉच में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए किया जा रहा है। आज हम मीडिया वॉच में ये भी देखेंगे कि अर्णब गोस्वामी ने जेल से छूटने के बाद जो रोड शो किया था, क्या वो किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन था। इसके अलावा हमारी नजर इस पर भी रहेगी कि किस तरह से सरकार डिजिटल मीडिया पर काबू पाने के लिए आमादा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। लगातार ये देखा जा रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना के कानून का इस्तेमाल लोगों की आवाज़ों को दबाने के लिए सरकारें कर रही हैं और लगातार कर रही हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र की सरकारें हों। और पिछले 5-7 सालों में इसका सिलसिला एकदम से तेज हो गया है। अब जाने माने कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जो कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो टिप्पणियां की, वो कतई किसी भी लिहाज से ऐसे नहीं लगती हैं कि उन्हें अदालत की अवमानना के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए या उनको दंडित किया जाए। लेकिन सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं कर रही है और यही हाल हमारी जुडिशरी का है, उसे भी आलोचना स्वीकार्य नहीं है। जबकि हमारी अदालतों को ज़्यादा उदार होना चाहिए, ज़्यादा सहिष्णु होना चाहिए और आलोचना के प्रति इतना अति संवेदनशील होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कि कुणाल कामरा ने जो टिप्पणियां की हैं वो उनका बिल्कुल वाजिब तर्क है और उनकी भाषा भी कोई ऐसा नहीं है कि मर्यादाओं को तोड़ रही हो, लक्ष्मण रेखाओं को लांघ रही हो। लेकिन चूंकि कुछ आरएसएस के वकील हैं, वो एजी के पास पहुंच गए, अटॉर्नी जनरल के पास, के वेणुगोपाल के पास, और उन्होंने तुरंत उनको ये इजाज़त दे दी कि हाँ, आप कुणाल कामरा पर केस चला सकते हैं। अब कुणाल कामरा ने किया क्या था? उन्होंने कुछ ट्वीट किए थे जिनमें प्रश्न उठाए गए थे कि ये जो पर्सनल लिबर्टी का आधार मानकर आपने अर्णब गोस्वामी के केस को इतनी जल्दबाजी में सुना और उनको तुरंत राहत भी दे दी, उन्हें जेल से छोड़ने के आदेश भी दे दिए, क्या ये कानून पूरे देश पर लागू होता है? क्या वो हजारों लोग जो अंडर ट्रायल हैं, जिनको जमानत नहीं मिल रही है, क्या उनकी पर्सनल लिबर्टी का कोई मामला नहीं बनता है? बहुत सारे जाने माने लोग बगैर मुकदमा चलाए जेलों में रखे जा रहे हैं, क्या उनकी पर्सनल लिबर्टी का मामला नहीं बनता है? क्या अर्णब गोस्वामी कोई खास हैं जिनके मामले को तुरंत सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया जाता है और तुरंत सुनवाई करके उनको राहत भी दे दी जाती है? तो ये लगातार उन्होंने ये सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो प्राइम टाइम लाउड स्पीकर है अर्णब गोस्वामी, उसको ये प्राथमिकता क्यों कोर्ट की तरफ से मिल रही है? और ये बहुत जायज़ सवाल था, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में विशेष कानून लागू नहीं हो सकते हैं। वो जो भी कानून है वो सबके लिए बने होते हैं, पूरे देश के लिए समान कानून होते हैं। तो अर्णब गोस्वामी को ये रियायत क्यों मिल रही है? और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी अर्णब गोस्वामी जब पालघर मामले में कोर्ट गए थे तो तुरंत उनकी सुनवाई हुई थी और उनको तुरंत राहत भी दे दी गई थी। कुणाल कामरा कोई अकेले व्यक्ति नहीं है, और भी लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दुष्यंत दुबे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोर्ट कैसे ये हो रहा है कि इस तरह के मामले कोई खास वकील लेकर आता है, कोई खास केस होता है तो तुरंत सूचीबद्ध हो जाता है, और जो बहुत सारे ज़रूरी मामले हैं, केसेस हैं, उनको पेंडिंग में रखा जाता है। तो पूरे सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर, उसके कामकाज पर, उसके पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर टिप्पणियां वो हर तरफ से हो रही हैं और कुणाल कामरा ने कुछ ऐसा नहीं कहा था। और इसीलिए कुणाल कामरा अपनी जगह पर डटे हुए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि न मैं माफ़ी मांगूंगा, न मैं वकील करूंगा और न ही मैं अपने ट्वीट को डिलीट करने जा रहा हूं। कोर्ट को जो करना हो कर ले। तो ये एक सीधी चुनौती भी कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। अब आप देखिए कि पिछली बार जब प्रशांत भूषण के मामले में इसी तरह हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से
फंस गया था। जस्टिस अरुण मिश्रा ने तो आनन फानन में उनके खिलाफ सुनवाई शुरू कर दी थी, लेकिन जब प्रशांत भूषण ने कह दिया कि हम माफी नहीं मांगेंगे तो उलझते चले गए वो, और अंत में ये हुआ कि 1 रुपए के जुर्माने पर भी उन्हें छोड़ने के लिए कोर्ट तैयार हो गया। तो आखिरकार उस समय भी कोर्ट की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी, और अब इस मामले में भी ऐसा लगता है कि कोर्ट अपनी किरकिरी करवाने जा रहा है। सवाल उठता है कि अगर आप पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ये पर्सनल लिबर्टी के मामले में वो उन्होंने ये विशेष सुनवाई की है, अपने जन्मदिन के दिन सुनवाई की, और उन्होंने उनकी रिहाई के आदेश भी दे दिए। अब क्या एक अर्णब गोस्वामी को ही पर्सनल लिबर्टी की छूट मिलनी चाहिए, उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, या देश भर में जो हजारों लोग अंडर ट्रायल हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है बरसों से, क्या उन्हें जमानत का अधिकार नहीं मिलता है? और इसी सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मामलों में जमानत के लिए जो आए थे उन्हें वापस लौटा दिया कि आप जाइए निचले कोर्ट में, जबकि महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था अर्णब गोस्वामी को कि आप सेशन कोर्ट जाइए, वहां से लेकर आइए, जंप मत कीजिए। लेकिन अर्णब गोस्वामी ऐसा करने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट को चले गए, और इसीलिए लोगों के मन में संदेह उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ खास लोगों के प्रति खास भाव रखता है, खास नरमी रखता है, और उनके मामले जल्दी सुनवाई में सुने भी जाते हैं और उनको जल्दी से राहत भी दे दी जाती है। अब देखिए कि वरवर राव जो 79 साल के हैं, बेड रिटेन हैं, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते हैं, उनको भी जमानत नहीं दी जा रही है। स्टेन स्वामी हैं जो कि आदिवासी कार्यकर्ता हैं, आदिवासियों के लिए काम करते हैं, वो उनको पार्किंसन नाम की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, और दूसरे तरह की बीमारियां हैं, उनको भी जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे मामले में, हजारों मामले हैं, और हाल के 4-5 वर्षों के तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर, दंगों में झूठे फंसाने को लेकर, और तमाम तरह के मामलों में उनको फंसाकर उनको जमानत नहीं दी जा रही है। तो इन तमाम लोगों की पर्सनल लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कोई मायने नहीं रखती, जो केवल अर्णब गोस्वामी के मामले में अलग से देखता है? तो अदालत का ये जो दोहरा मानदंड है वो इस पूरे मामले में उभर कर सामने आया है, और उसी को कुणाल कामरा ने अंडरलाइन किया। केवल अकेले कुणाल कामरा नहीं, हम जैसे तमाम लोग इन फैसलों के बारे में लिख रहे हैं, पर्सनल लिबर्टी के अधिकार को लेकर लिख रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को के फैसले में कहा कि ये गलती है जो जमानत नहीं दी गई है। तो बहुत सारे कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है, जबकि हाई कोर्ट ने तो सीधे जो तरीका है उनको वहां सेशन कोर्ट जाने के लिए कहा था। तो बहुत सारे बायस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दिख रहे हैं और लगातार दिख रहे हैं, एक पूरा ट्रेंड बन रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और इन सवालों के बाद सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दंड उठाकर उन लोगों पर बरसना नहीं चाहिए जो ये सवाल कर रहे हैं, बल्कि उसको अंदर झांकना चाहिए, उसे अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा है, जो उसकी विश्वसनीयता है, क्यों लोगों की निगाहों में इतना गिर रही है। सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियां हो रही हैं कुणाल कामरा के ट्वीट को लेकर, वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक हैं। वो सुप्रीम कोर्ट पर सीधे उनमें भी प्रश्न किए जा रहे हैं, यानी कुणाल कामरा को समर्थन मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है कि पूरे जनमानस में सुप्रीम कोर्ट को लेकर इस तरह की धारणाएं बन रही हैं और वो मजबूत होती जा रही हैं, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट व्यवहार कर रहा है उससे वो और भी ज़्यादा मजबूत होती जाएंगी। और कल को और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कुणाल कामरा से आगे बढ़कर टिप्पणियां करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय के जो पैरामीटर्स हैं अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह के, या सुप्रीम कोर्ट पर जो राजनीतिक प्रभाव और दबाव की बात कही जा रही है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सही है। और ये कोई ऐसा नहीं कि पत्रकार या कॉमेडियन बोल रहे हैं, बहुत सारे जजों ने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कहा है, लेख लिख कर कहा है, बयान देकर कहा है, इंटरव्यूज देकर कहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो नई धारणा बन रही सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो बहुत ही
पूरी न्याय व्यवस्था के लिए कहना चाहिए कि नुकसानदेह है और न्याय व्यवस्था से विश्वास को उठाने वाली है। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अर्णब गोस्वामी को रिहा किया गया जेल से, तो उसके बाद अर्णब गोस्वामी ने एक रोड शो किया, एक प्रदर्शन जैसा किया। जेल से निकलने के बाद काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ उन्होंने भाषण जैसा भी दिया और ये दिखाने की कोशिश की कि उनकी एक महान विजय हुई है। वो जेल से रिहा हुए हैं और जेल में उन्हें गलत तरीके से रखा गया था और उनके प्रभाव का जलवा देखिए कि उन्हें तुरंत रिहा करना पड़ा। तो इस प्रदर्शन के जरिए उन्होंने जो संदेश दिया है उसके बहुत सारे मायने हैं, उनको डिकोड करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि इस तरह के प्रदर्शन आमतौर पर पत्रकार वगैरह नहीं करते हैं तो केवल गैंगस्टर करते हैं, डॉन करते हैं, जो माफिया के नेता होते हैं, अपराधी होते हैं, वो करते हैं, या फिर राजनीतिज्ञ वगैरह करते हैं कि जब वो छोड़े जाते हैं तो उनके समर्थक आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका मकसद होता है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, ताकि एक भय का वातावरण बने समाज में भी और अदालतों में भी और राजनीति में भी कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, मेरे से मत टकराना, मुझे मत छेड़ना। इसी तरह से जो राजनीतिक नेता हैं वो स्वाभाविक तौर पर अपनी राजनीति का विस्तार करते हैं, लेकिन जब एक पत्रकार इस तरह से छूट कर प्रदर्शन करता है तो आखिरकार वो क्या कहना चाहता है? क्या वो अपनी पत्रकारिता का विस्तार कर रहा है? क्या इससे उसके पत्रकार होने पर ज़्यादा विश्वास या भरोसा लोगों का बढ़ जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि इससे दूसरे तरह के संकेत जाते हैं। पहला संकेत तो ये जाता है कि अर्णब गोस्वामी बहुत शक्तिशाली हैं और उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये जताने की कोशिश अर्णब गोस्वामी कर रहे थे अपने इस प्रदर्शन के, शक्ति प्रदर्शन के जरिए, कि चूंकि केंद्र सरकार का वरद हस्त है उनके ऊपर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी उनके लिए तैयार रहता है हमेशा सुनवाई के लिए और उन पर मेहरबानी करने से वो कतई कतराता नहीं है। उन्हें तुरंत राहत मिल जाती है, उन्हें तुरंत रिहाई मिल जाती है। तो इस संदेश को वो पुख्ता कर रहे थे अपने इस रोड शो के जरिए, जो कि एक खतरनाक किस्म का संदेश है, क्योंकि ये जुडिशरी को भी एक तरह से थमकाने की कोशिश है। दूसरा संदेश वो महाराष्ट्र सरकार को देने की कोशिश कर रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार उनके पीछे अगर पड़ेगी या उनको परेशान किया जाएगा या उनके मामले खोले जाएंगे और अदालती कार्रवाई शुरू की जाएगी तो वो सफल नहीं होगी। और सफल किस लिए नहीं होगी? क्योंकि उसके साथ केंद्र सरकार है और सुप्रीम कोर्ट है। तो एक संदेश ये देने की कोशिश की गई। तीसरा, उन्होंने ये संदेश गढ़ने की कोशिश की गई कि वो एक महान राष्ट्रवादी पत्रकार हैं और एक महान काम कर रहे हैं और जिसमें रोक टोक करेंगे तो उसके नतीजे यही होंगे कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा बल्कि दूसरों का नुकसान हो सकता है। तो ये एक नया चेहरा आप देखिए पत्रकारिता का इससे निकल कर आ रहा है, जिसमें अर्णब गोस्वामी, जो कि एक पत्रकार की तरह नहीं, एक नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, एक आपराधिक नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं बल्कि, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे डर के रहो, उनसे टकराने की कोशिश मत करना, उनसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो ये एक फासिस्ट टेंडेंसी है एक पत्रकार में, जो राष्ट्रवाद का नाम लेकर तमाम संस्थाओं को बौना कर रहा है, वो जुडिशरी को बौना दिखा रहा है, वो जो विधायिका है जिसे सरकार जिससे चलती है उसको भी बौना कर रहा है, पुलिस प्रशासन को भी वो एक संकेत दे रहा है कि उसके सामने उनकी भी कोई हैसियत नहीं है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत इसलिए बन जाता है कि ये सारी चीजें मिलकर और फिर उसमें एक जन समर्थन जोड़ने की कोशिश अपने इन कारनामों के साथ, ये एक और खतरनाक मिश्रण बनता है। आप जानते ही हैं कि अर्णब गोस्वामी के पक्ष में संघ परिवार की तरफ से देश भर में जगह जगह प्रदर्शन भी किए गए थे ताकि एक दबाव बनाया जा सके महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर उनको छोड़ने के लिए। और यही जन समर्थन इकट्ठा करके अर्णब गोस्वामी उसको अपना समर्थन बनाते हुए ये प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस देश में बहुत लोकप्रिय हैं और वो
लोकप्रिय पत्रकार कभी लोकप्रियता के जलवे में नहीं पड़ता है, झांसे में नहीं आता है, उसके लालच में नहीं पड़ता है। वो अपने काम पर कंसंट्रेट करता है, वो अपनी अच्छी रिपोर्ट, अपनी लेखन, अपनी एंकरिंग, इन सब चीज़ों पर ध्यान देता है। उसे लोकप्रियता से मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ एक पत्रकार है, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जो कि लोकप्रियता बटोरने के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए सस्ते हथकंडे आजमा रहा है, चाहे वो टीआरपी के घोटाले के रूप में आपको दिख रहा हो, चाहे रोड शो के जरिए दिख रहा हो। ये लगातार अर्णब गोस्वामी कोशिश कर रहे हैं। और एक नए तरह के पत्रकार जिसमें राजनीति अंदर तक घुसी हुई है, जो पक्षपातपूर्ण ढंग से अपनी पत्रकारिता करता है और जो एक तरह का आतंक पैदा कर रहा है समाज में, पूरी व्यवस्था में, कि वो उन सब से ऊपर है और वो कुछ भी कर सकता है और बच सकता है। केंद्र सरकार ने अब तय कर लिया है कि वो डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करेगी, उसको काबू में लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो उससे घबराई हुई है, उससे चिंतित है। उसे लग रहा है कि डिजिटल मीडिया अब उसके लिए आलोचना का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है और वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है। गोदी मीडिया को तो उसने कब्जे में कर लिया था, गोदी मीडिया पूरी तरह से उसके कब्जे में है, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब डिजिटल मीडिया पर जिस तरह की आलोचना हो रही है, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल लगातार उसके खिलाफ बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इससे सरकार घबराई हुई है और ये इसका मुंह बंद करने का उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो अब सीधे सीधे उसके सेंसरशिप पर उतर आई है। तो इसीलिए एक अधिसूचना जारी कर दी गई है और ये तय किया गया है कि पूरे ऑनलाइन कंटेंट को अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देखेगा। दरअसल सरकार ने इस रास्ते पर बहुत पहले से चल रही थी। आपको याद होगा कि 2018 में जब स्मृति ईरानी थी सूचना एवं प्रसारण मंत्री, तब भी उन्होंने मीडिया को नाथने की और खासतौर से डिजिटल मीडिया को अंकुश लगाने के लिए फेक न्यूज़ का बहाना बनाया था और उस दिशा में उन्होंने कदम भी बढ़ा दिए थे। वो तो आखिर मौके पर पीएमओ ने हस्तक्षेप किया था, क्योंकि तब तक पूरे मीडिया में ज़बरदस्त हंगामा हो गया था, विरोध शुरू हो गया था, तो उसे तुरंत उस समय रोक दिया गया था। इसके बाद दूसरी बार आपने सुदर्शन टीवी की जब सुनवाई हो रही थी, तब देखा होगा कि कोर्ट ने जब कहा था कि टेलीविजन के जो नियम कानून हैं उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है, उनका नियमन क्यों नहीं हो रहा है, जबकि केबल टीवी एक्ट ऑलरेडी मौजूद है, उसका इस्तेमाल करके इस तरह के कंटेंट को रोका क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन चूंकि सुदर्शन टीवी संघ परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार ने उस पर तो कुछ नहीं कहा कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने की। तो उसके टारगेट में, उसके राडार पर डिजिटल मीडिया पहले से था और वो लगातार कोशिश कर रही थी और उसने ये बहाना बना लिया इस केस के जरिए कि हम अब ये काम खुद अपने हाथ में ले लें। अब दो तरह की चीज़ें हैं जो सरकार को परेशान कर रही हैं। एक तो ये है कि डिजिटल मीडिया पे बहुत सारे पोर्टल हैं, न्यूज़ पोर्टल हैं, जो लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार के नीतियों की, प्रधानमंत्री की और उनकी असफलताओं पर लगातार टिप्पणियां करते रहते हैं, जो बहुत सरकार को चुभ रही, क्योंकि ये सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं करती है। गोदी मीडिया को तो उसने साध लिया है, गोदी मीडिया अब उसकी गोद में है, उसके इशारों पर चलता है, लेकिन डिजिटल मीडिया नहीं सध पाया है, जिससे उसे राजनीतिक तौर पर भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो एक तो हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा वो नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं जो कंटेंट, दूसरे तरह का मनोरंजन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। उनमें कुछ ऐसी वेब सीरीज आई हैं जिनको लेकर संघ परिवार को आपत्ति रही है, जैसे सेक्रेड गेम्स है, जैसे पाताल लोक है, जैसे लीला है। ये सीरीज में ऐसी आई हैं जिनमें जो भगवा आतंक है या संघ परिवार की जो कारगुजारियां हैं उनको भी एक्सपोज किया गया था और उसका विरोध भी किया था संघ परिवार ने। तो उसे लग रहा है कि इसको भी कंट्रोल करना है और इसको भी कंट्रोल करना है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए ये सरकार ने ये कदम आगे बढ़ा दिया। हालांकि पूरी इंडस्ट्री इसके लिए तैयार नहीं है, इसके विरोध में खड़ी है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन आमतौर पर किसी भी डेमोक्रेसी में माना जाता है कि बेस्ट है। हालांकि सेल्फ रेगुलेशन हमारे देश में फेल हो चुका है, लेकिन सरकार अगर रेगुलेट करे तो वो और भी खतरनाक होता है, क्योंकि सरकार सेंसरशिप का सहारा लेती है। जैसे अब
न्यूज़ मीडिया को, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनको उसने फिल्मों वाली कैटेगरी में रख दिया, यानी प्री सेंसरशिप वाली कैटेगरी में रख दिया है। यानी अगर वो इस पर अमल करेगी तो कल को ये कह सकती है न्यूज़ पोर्टल से कि आप जो कुछ भी दिखा रहे हो, बना रहे हो, पहले हमसे परमिशन लो। तो प्री सेंसरशिप शुरू हो जाएगी और ये भयानक होगा। तब तो डिजिटल मीडिया तबाह हो जाएगा और हम लोग जो इस तरह से इन चैनलों पर खुलकर बातचीत कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, वो सारा बंद हो जाएगा। तो एक तो इसको वो तुरंत बंद करना चाहती है, और दूसरे मनोरंजन के जरिए जो उसकी राजनीति को प्रभावित करते हैं इस तरह का कंटेंट, उसको भी रोकने की कोशिश कर रही है। तो सेल्फ रेगुलेशन को वो नहीं मान रही है। इंडस्ट्री के जो खास तौर पे जो नेटफ्लिक्स और OTT प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपना एक कंटेंट कोड बनाकर सरकार को दिया भी था कि हम इस आधार पर काम करेंगे, लेकिन सरकार ने उसे खारिज कर दिया है। अभी और बातचीत चल रही है। तो आइडिया बेस्ट तो ये होता है कि हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट करें रेगुलेशन के लिए। रेगुलेशन ज़रूरी हैं, उन्हें न तो न्यूज़ पोर्टल को खुला छोड़ा जा सकता है और ना ही नेटफ्लिक्स वगैरह को बिल्कुल पूरी आज़ादी दी जा सकती है, क्योंकि उनमें गालियों की भरमार हो रही है, सेक्स की भरमार हो रही है और उसको लेकर समाज में हलचल भी है। लेकिन ये भी है कि उन प्लेटफॉर्म में कि वो आप प्राइवेटली देख सकते हैं, आप देखना चाहें तो देखें, न देखना चाहें तो न देखें। वो टेलीविज़न की तरह नहीं है कि टेलीविज़न खुलेगा और सब लोग पूरे घर के बैठ के उस चीज़ों को देखेंगे। तो उसकी ये विशेषता है, इसलिए उसको थोड़ा अलग करके भी देखना होगा। फिर भी अगर रेगुलेशन की ज़रूरत है और है तो एक स्वतंत्र बॉडी बनाई जानी चाहिए जो इसके नियामक हो, जो इसको नियमित करे और इन माध्यमों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करें और शिकायतें हैं उनको भी एड्रेस करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार के हाथ में कंट्रोल ना हो। अगर सरकार कंट्रोल करेगी तो वो अपने राजनीतिक मकसद के लिए करेगी, वो सेंसरशिप लाएगी। और गोदी मीडिया को तो सेंसर कर ही दिया है उसने कई तरह से। अब ये जो माध्यम थोड़ा बहुत स्वतंत्र रह गए हैं उन पर इसका हमला होने जा रहा है। इससे लड़ने की ज़रूरत है। तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग हैं उन्हें एकजुट होना चाहिए और सरकार की ये जो दादागिरी है जो शुरू होने वाली है उसको अभी ही रोक देना चाहिए। नहीं तो एक भयानक किस्म का फांसीवाद हम अपने देश में देखेंगे, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। कहीं भी खुलकर बोलने, कहने, लिखने की आज़ादी बाकी नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें तुरंत कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक DB लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले शनिवार को मैं फिर हाजिर होता हूँ एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।